हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे, उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताइए। यानी आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि जो ध्वनि की प्रबलता होती है, उसकी जो लाउडनेस होती है और जो उसकी इंटेंसिटी होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो बच्चों, जैसे कि हम चैप्टर जब पढ़ रहे थे, हमने टॉपिक पढ़ा था एम्पलीट्यूड यानी आयाम। हमने आयाम के बारे में पढ़ा था, जिसे हम इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो बेसिकली जब हम एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ रहे थे, तो एम्पलीट्यूड यानी जिसे हम आयाम कहते हैं, तो जब हम एम्पलीट्यूड समझ रहे थे, तो एम्पलीट्यूड के बारे में हमने क्या समझा था। हमने ये देखा था कि जब भी कोई वेव ट्रैवल करती है, कोई भी तरंग प्रसार करती है, तो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, जो उसका क्या होता है, विस्थापन होता है। किससे? जो आपकी मीन पोजीशन है उससे, उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो इसका क्या होता है, क्रेस्ट और ट्रो होता है, मीन पोजीशन से जितनी डिस्टेंस होती है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका एम्पलीट्यूड होता है। फिर हमने ये देखा था कि जो ध्वनि यानी जो भी आपके पास ध्वनि की तरंग है जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, उस आवाज की प्रबलता ज्यादा होती है। जिसका एम्पलीट्यूड कम होता है, जिसका आयाम कम होता है, उसकी प्रबलता कम होती है। जैसे कि अगर हमारे पास दो ग्राफ हैं, ठीक है, तो पहले वाला जो ग्राफ है, ये एक दोनों जो ग्राफ है आपके साउंड वेव के, तो पहले वाले ग्राफ की अगर हम बात करें, तो जो पहला ग्राफ है आप देख सकते हैं, इसका जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वो ज्यादा है सेकंड ग्राफ या दूसरे ग्राफ के कंपैरिजन में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली ध्वनि है वो ज्यादा प्रबल है दूसरी ध्वनि से। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका एम्पलीट्यूड होता है यानी आयाम होता है, इससे हम लाउडनेस के बारे में बताते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। तो बेसिकली अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, तीव्रता की बात करें या इंटेंसिटी की बात करें, तो जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो इंटेंसिटी आपकी जो होती है वो आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी ऊर्जा के ऊपर कि कितनी ऊर्जा दी गई है, इसके ऊपर ये निर्भर करती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द वेव एंड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ एयर। ठीक है, अगर हम लाउडनेस की बात करें, किसी भी ध्वनि की प्रबलता की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है, आयाम के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपकी एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है किसी भी एक प्रॉपर एरिया में, और कान किस तरीके से उसे सुनता है इसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। बट इंटेंसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द वेव एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द एयर। वहीं अगर हम तीव्रता की बात करते हैं, इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो जो इंटेंसिटी होती है ये एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड करती है, ईयर के रिस्पॉन्स यानी कान के जो रिस्पॉन्स है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है।
यानी कान की प्रतिक्रिया कैसी होगी इसके ऊपर तीव्रता निर्भर नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा यानी जो आपकी साउंड एनर्जी है, जो आपकी ध्वनि ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा पे ही निर्भर करती है। वहीं अगर हम लाउडनेस की बात करें, प्रबलता की बात करें, तो जो प्रबलता होती है वो एनर्जी ऊर्जा के ऊपर भी निर्भर करती है, साथ में कान किस तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं ध्वनि की तरफ उसके ऊपर भी निर्भर करती है। प्रबलता तरंग के प्रति इकाई क्षेत्र की ऊर्जा और कान की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है, लेकिन तीव्रता केवल लहर की प्रति, तरंग की प्रति, यहाँ पे आपका तरंग आएगा, तरंग के प्रति इकाई क्षेत्र की ऊर्जा पर निर्भर करती है और कान की प्रतिक्रिया से स्वतंत्र होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। एन इको इज हर्ड इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में हमें एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। आपको ये बताना है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, वो सरफेस जहां से जो आपका परावर्तन हो रहा है या परावर्तक सतह जो है वो सोर्स से यानी स्रोत से कितने दूर है। गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड। आपको ये दिया गया है कि जो ध्वनि है उसकी जो चाल है, उसकी जो स्पीड है वो 342 मीटर पर सेकेंड है। एक प्रतिध्वनि 3 सेकेंड में सुनाई देती है। स्रोत से परावर्तक सतह की दूरी कितनी है। ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि आपको ये बताया गया है कि जो हमें इको है, प्रतिध्वनि है, वो 3 सेकंड में सुनाई देती है, यानी आपको टाइम दिया गया है। इसके बाद आपको स्पीड यानी ध्वनि की गति दी गई है जो कि 324 है, ठीक है। आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बतानी। तो पहले हम इको का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम इको की बात करें, हमें जो इको सुनाई दे रहा है, प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, वो 3 सेकंड में सुनाई दे रही है। यानी जो जब ध्वनि उत्पन्न हुई, सपोज यहां से एक ध्वनि उत्पन्न हुई, ठीक है, वो टकराई, फिर वापस आई और हमें सुनाई दी। हमें जो सुनाई दी वो 3 सेकंड बाद सुनाई दी और हमें इस ध्वनि की स्पीड दी गई है, ठीक है। इसकी क्या दी गई है, चाल दी गई है, स्पीड दी गई है। कितनी दी गई है, 342 मीटर पर सेकंड ये दिया गया। इसका मतलब है 342 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ध्वनि चली, फिर वापस आई। तो जब ये यहाँ से उत्पन्न हुई, अपने सोर्स से, स्रोत से उत्पन्न हुई, वहां से जब ये निकली, टकराई, फिर वापस आई, तो कितना समय लिया इसने, 3 सेकंड। अब हमें ये बताना है कि इसने कितना जो है, ये जो ध्वनि का जो स्रोत है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, परावर्तक सतह से कितनी दूरी पे है। तो बेसिकली जब यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होगी वो इस तरीके से जाएगी, फिर वापस आएगी, और जब वो वापस पहुंचेगी तो उस समय का हमारे पास जो है टोटल जो उसने टाइम लिया है, टोटल जो कुल समय इसने लिया है वो हमें दिया गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमें दिया गया है टाइम, an echo is heard तो हमें सबसे पहले टाइम दिया गया है, समय दिया गया है। टाइम
जिससे आप समय लिखते हैं, कितना है 3 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी गई है? स्पीड ऑफ साउंड 342 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की चाल 342 मीटर पर सेकेंड आपको दिया गया। अब हम जानते हैं, ये हमको दिया गया है, और अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं आपका जो स्पीड होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी स्पीड आपको दी गई है 342, डिस्टेंस हमें निकालना है और टाइम आपको 3 सेकेंड दिया गया है। तो आपका जो डिस्टेंस आएगा बराबर आ जाएगा 342 इंटू 3 के। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब जो हमारा डिस्टेंस आया है बेसिकली वो डिस्टेंस आपका इस तरीके से आया है कि यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे स्रोत है, और ये इससे यहाँ से गया, टकराया, फिर वापस आया। यानी ये गया फिर वापस आया, तो ये टोटल जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया ये आपका ये निकला है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो आपका डिस्टेंस है सोर्स और आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो वो स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी का आपसे पूछ रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 1026 अपॉन 2, यानी 513 मीटर जो है ये डिस्टेंस आ गई है, दूरी आ गई है स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, आप इसे नोट डाउन करेंगे। आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई आर द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल कर्व? यानी कॉन्सर्ट हॉल की छतें घुमावदार क्यों होती है? यानी कि जो आपके कॉन्सर्ट हॉल होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, कर्व होते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो ये कॉन्सर्ट हॉल है इसकी जो छतें हैं ये घुमावदार क्यों होती हैं? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली जैसे कि जब हम रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि जो स्टेजेस होते हैं कॉन्सर्ट हॉल में वो कुछ इस तरीके से होते हैं, और उसकी जो वॉल्स होती हैं या उसके जो हॉल की सीलिंग्स है और वॉल्स है वो कुछ इस तरीके से कर्व होती। तो बेसिकली क्यों होती है? जब यहाँ पे कोई व्यक्ति अपना परफॉर्मेंस दे रहा है तो जब वो किसी ध्वनि को उत्पन्न करेगा तो वो इस तरीके से हॉल से रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्ट होके सारे व्यक्तियों तक इस व्यक्ति की आवाज या साउंड पहुंच पाए। इसलिए कॉन्सर्ट हॉल की जो सीलिंग होती है उसे कर्व किया जाता है। यहाँ अगर हम जो
स्टेज होता है उसके बैक की बात करें तो ये भी कर्व इसलिए ही किया जाता है ताकि ध्वनि जब रिफ्लेक्ट हो तो इजीली सारे के सारे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन तक क्या हो, ध्वनि पहुंच पाए। इसलिए जो है आपके जो कॉन्सर्ट हॉल होते हैं उनकी दीवारें और सीलिंग घुमावदार या कर्व बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द सीलिंग ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स आर कर्व्ड टू स्प्रेड साउंड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द वॉल्स। कॉन्सर्ट हॉल की छत दीवारों से परावर्तित होने के बाद ध्वनि को सभी दिशाओं में समान रूप से फैलाने के लिए घुमावदार बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद इंफ्रासाउंड बी अल्ट्रासाउंड। यानी आपको ये बताना है कि इंफ्रासाउंड से जुड़ी आवृत्तियों की सीमा क्या होती है और अल्ट्रासाउंड से जुड़ी आवृत्तियों की सीमा क्या होती है। तो अगर हम साउंड के रेंज की बात करें तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो ऑडिबल साउंड होती है, जो आपकी ऑडिबल साउंड होती है उसकी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, जिसे आप श्रव्य ध्वनि कहते हैं। यानी ये जो रेंज है इसे ह्यूमन बीइंग है, मानव है, वो इस रेंज की ध्वनि को सुन पाते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंफ्रासाउंड की अगर हम बात करें तो जो आपकी इंफ्रासाउंड होती है उसकी जो रेंज होती है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। यानी 20 हर्ट्ज से जो ध्वनि कम होती है उसको हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। वहीं अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो अल्ट्रासाउंड की जो ध्वनि की रेंज होती है वो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है। यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो ध्वनि होती है वो अल्ट्रासाउंड की कैटेगरी में आती है। तो अगर हम लिमिट की बात करें तो 20 हर्ट्ज जो है वो इंफ्रासाउंड की लिमिट है और अल्ट्रासाउंड की 20,000 हर्ट्ज। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा पहला इंफ्रासाउंड के लिए लेस देन 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से कम, यानी 20 हर्ट्ज से कम। वहीं अगर हम बात करें आपका जो अल्ट्रासाउंड है इसकी, तो इसकी जो ध्वनि की रेंज है वो है आपकी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ एवरेज ह्यूमन ईयर। यानी औसत मानव कान की श्रव्य सीमा क्या है। आपको ये बताना है
कि किस फ्रीक्वेंसी की साउंड नॉर्मल ह्यूमन बींग्स यानी मानव सुन पाते हैं। अगर हम श्रव्य सीमा की बात करें मानवों की, तो बेसिकली ये आपकी क्या होती है, ऑडिबल रेंज होती है साउंड की। कौन सी? ऑडिबल रेंज, जिसे आप क्या कहते हैं, ऑडिबल रेंज कहते हैं। यानी जो आपकी जो श्रव्य सीमा होती है, जो कि आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो बेसिकली क्या है, ये ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमन बीइंग के लिए। अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की अगर ध्वनि जो है ह्यूमन बीइंग्स को, मानव को सुनाई देती है, तो वो उसको मतलब उस पे उसके कानों पे पड़ती है तो उसे वो सुनाई नहीं देगी। वहीं अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि उसके कानों पे पड़ती है तो वो भी उसको सुनाई नहीं देगी। यानी जो एवरेज ह्यूमन बीइंग्स है उनकी जो ऑडिबल रेंज है वो बेसिकली 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे, 20 hertz to 20,000 hertz, any sound less than 20 hertz or greater than 20,000 hertz frequency is not audible to human ear। यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम तथा 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से अधिक की कोई भी ध्वनि मानव के कानों को सुनाई नहीं देती है, यानी मानव कानों के लिए श्रव्य नहीं होती है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, अ सबमरीन एमिट अ सोनार पल्स। एक सबमरीन है वो सोनार पल्स को उत्पन्न करती है, which returns from underwater cliff in 1.02 सेकेंड। जो कि पानी के नीचे कोई क्लिफ है, चट्टान है, उससे 1.02 सेकेंड पे वापस आती है। If the speed of sound in salt water is 1531, अगर नमकीन पानी में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड है, हाउ फार अवे इज क्लिफ। आपको ये बताना है कि वो चट्टान कितनी दूरी पे है। यानी आपको बताया गया है कि एक क्या है, पनडुब्बी है। क्या है? पनडुब्बी है जो कि सोनार पल्स को उत्सर्जित करती है और 1.02 सेकेंड में पानी के नीचे की चट्टान से वापस आती है। यदि खारे पानी में ध्वनि की गति 1531 मीटर प्रति सेकंड है तो चट्टान कितनी दूरी पे होगी। यानी यहाँ पे आपकी सबमरीन है या ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो है इसने सोनार पल्स भेजी और यहाँ पे चट्टान पे ये सोनार पल्स लगी और वापस आई, गई और वापस आई और इसने डिटेक्ट कर लिया। अब ये जो टाइम लगा इस सोनार पल्स को नीचे जाने में, टकरा के वापस आने में, वो 1.02 सेकेंड लगा। और आपके इस सोनार पल्स की जो स्पीड है वो आपको दी गई है। आपको क्या बताना है कि ये जो चट्टान है वो जो आपका सबमरीन है उससे कितनी दूरी पे हो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समय दिया गया है, टाइम। टाइम टेकन बाय
sonar pulse to return 1.02 second. सोनार पल्स द्वारा वापस आने में समय लिया गया। एक 1.02 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन salty water 1531 मीटर पर सेकेंड। खारे पानी में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा स्पीड, डिस्टेंस और आपका टाइम का जो रिलेशन है उसके फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। यानी जो हमारा फॉर्मूला है वो आपका क्या है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो स्पीड की अगर हम बात करें, हमें स्पीड दी गई है 1531। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमें निकालनी है और हमें समय दिया गया है 1.02। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये हमारे पास है 159162 अपॉन 100, 1591.62 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया है। ये दूरी आई है, पर जो हमारे पास ये दूरी आई है 1591.62, ये जो दूरी है, ये जो सोनार पल्स ने दूरी तय की है वो हमारे पास आई है। हमें क्या निकालना है? क्लिफ और जो आपका सोनार है, यानी जो आपकी पनडुब्बी है उसके बीच की डिस्टेंस। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूरी को निकालने के लिए डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड क्लिफ, यानी
चट्टान एवं पनडुब्बी के बीच की दूरी जो बराबर होगी 1591.62/2 यानी जो दूरी आएगी वो आपकी आएगी 795.81 मीटर, 8.81 मीटर, 795.81 मीटर, 795.81 मीटर। तो ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आप इसे नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है साउंड उसके क्वेश्चन आंसर्स देखे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।